So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the MCQ फाइल रिवीजन। सानिध्य सराफ सर ने इशू करा था ब्रह्मास्त्र फाइल, उस ब्रह्मास्त्र फाइल का हम रिवीजन करेंगे। मतलब एक बार हम उसको क्विकली तरीके से देख लेंगे कि देखो यार उन्होंने बताया है कि की पॉइंटर्स टू सॉल्व MCQ की है। MCQ को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंटर्स आप पढ़ लेना, आप MCQ कर लोगे। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, पर इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम में जो MCQs पूछे थे वो क्वाइट डिफरेंट थे, बट फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये पर्टिकुलर इनका जो है जो इनका समरी है और ये हमारे नोट्स है कि इस नोट्स में इधर वो दे के रखा है, तो एक बार आपको नोट्स भी देखने में आ जाएगा। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्रक्स बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी पर्सन को शॉर्ट डिस्क करना है, सस्पेंड करना है, पहले श्योर SUREDISC राइट। देखो पहले SU से, फिर RE से, फिर DI से, फिर SC अलग अलग। तो SU से सस्पेंशन, RE से रिडक्शन, DI से डिसमिसल, S से सस्पेंशन राइट। ओके, SU से हो गया सस्पेंशन, RE से रिडक्शन, DI से डिसमिसल एंड देन फिर चेंज इन टर्म्स जो भी है। ये अगर एम्प्लॉय को करना है तो कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट या पर्सन कंसर्न, देखो ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है आपको 30 दिन के अंदर। ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है, वो 30 दिन में यूनिलैटरली ऑर्डर देता है ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो मान लिया जाता है कि ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि रिमूव कर दो। पर अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और अगर आप उससे एग्रीड हो गए, क्योंकि ऑर्डर दिया और बोला कि आप रिमूव मत करो राइट, अगर कंपनी एग्रीड हो गई तो 30 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को। देखो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जनरली अब हम अपील फाइल करते हैं 45 दिन के अंदर, पर इधर वो 30 दिन है राइट। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि आप रिटर्न नोटिस देकर, देखो आप पास्ट एम्प्लॉय से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पर आपको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा उनको। फिर एक अपन ने पढ़ा है कि अगर इन्फॉर्मेशन आपने फर्निश नहीं करी तो देखो जैसा हम बोलते हैं डाई, इसमें भी लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट राइट, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट, और ये कंपनी को देना पड़ता है और कंपनी और पास्ट ऑफिसर की भी ड्यूटी है। नहीं अगर फर्निश करा तो कंपनी और एवरी ऑफिसर को 1 लाख का फ़ाइन फॉर कंटिन्यूइंग फेलियर, 500 पर डे राइट। तो नॉन सबमिशन पे, कंटिन्यूइंग फेलियर पे 1 लाख का फ़ाइन प्लस 500 पर डे। और SFIO इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर सकता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि SFIO प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन को, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वो इन्वेस्टिगेशन को होल्ड कर देगी। यही अपन ने पढ़ा था कि सारी प्रोसीडिंग्स जो भी एजेंसीज कर रही राइट, जो भी एजेंसीज कर रही है शैल अबेट कर देगी। तो ऑल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग शैल अबेट एंड नो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शैल प्रोसीड, तो सब अबेट रुक जाएगी और कोई भी उस केस को नहीं करेगा। फिर बात आती है रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन देखो सेक्शन 2 शेड्यूल 5 पार्ट 2, देखो शेड्यूल 5 पार्ट 2 में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 है जब आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट हो, और सेक्शन 2 है जब नो प्रॉफिट या इन एडिक्वेट प्रॉफिट हो राइट। तो जब कोई भी प्रॉफिट या इन एडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो आप जो है इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे रेम्यूनरेशन पे करते हो। और जब कोई भी प्रॉफिट होता है, कम होता है, तो ऐसे कैसे मैनेजरियल पर्सन के साथ आप अदर डायरेक्टर को भी पे कर सकते हो। यही अमेंडमेंट है, अदर डायरेक्टर को भी पे कर सकते हो, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी शामिल है। तो मैनेजरियल पर्सन जो है MD मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर, वो तो है, उनको तो आप पे करोगे 6084,120 जो इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट है। उसके बाद 1/5 करके ये लिमिट है, अगर आपको याद हो तो 12, 17, 24। बाकी वही है कि नेगेटिव से लेस देन 5 और मोर से लेस देन 100 और मोर से लेस देन 250 और मोर, ठीक है। तो ये है पूरा, आप समझ जाओगे। तो अदर डायरेक्टर में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं। फिर आता है पमला का सी, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। अगर आपको पता हो कि पहले रिपोर्टिंग एंटिटी आपको समझ में आना चाहिए। देखो रिपोर्टिंग एंटिटी में क्या है, GRRP। G से है जो गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व हो, R से है रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, R से है रियल एस्टेट एजेंट, और P से पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। और रियल एस्टेट एजेंट भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या अपन बोले नोटिफाइड बाय, तो यही बोल रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट जो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब ये वो पर्सन है जो सेल और परचेस करते हैं, उनका टर्नओवर 20 लाख या उससे अबव है। अब रियल एस्टेट में टर्नओवर 20 लाख या उससे अबव हो जाता है। फिर आता है कि डीलर ऑफ प्रीशियस मेटल। तो डीलर ऑफ प्रीशियस मेटल और हाई वैल्यू गुड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे डीलर राइट, ठीक है। तो नोटिफाई करके रखे डीलर ऑफ प्रीशियस मेटल एंड हाई वैल्यू गुड्स। तो सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं है, हाई वैल्यू गुड्स है। तो उसमें वो भी है कि अगर वो लोग कोई सा कैश ट्रांजेक्शन करते हैं कस्टमर के साथ, बाय का सेल का कुछ भी,
और इक्वल टू और 10 लाख और मोर का, कस्टमर के साथ कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 10 लाख और मोर, अगर कस्टमर के साथ 10 लाख और मोर का कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या वो सिंगल ऑपरेशन से कर रहे हो और इन सेवरल ऑपरेशंस, राइट, एक ही कस्टमर से आप सिंगल ऑपरेशन में या बहुत सारे ऑपरेशन पर वो लिंक्ड है, तो कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10 करोड़ 10 लाख या उससे अबव का सिंगल ट्रांजैक्शन से या मल्टीपल ट्रांजैक्शन पर वो लिंक्ड ट्रांजैक्शन है। फिर आती बात IBC की, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो लिक्विडेशन ऑर्डर दे सकता है, वो लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर सकता है। इनफैक्ट वो तब भी पास कर सकता है भले ही RP को मतलब कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया, भले ही उसने रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया। हाँ, तो एडजुडिकेटिंग, हाँ ठीक, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर द लिक्विडेशन, वो उसने लिक्विडेशन ऑर्डर दे दिया, वो लिक्विडेशन ऑर्डर दे सकता है आफ्टर RP की रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर लिया, रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया ना, उसके बाद भी लिक्विडेशन ऑर्डर वो तभी हो सकता है जब रिजोल्यूशन प्लान कॉन्ट्रावेंट हो। फिर आता है सेक्शन 228 सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट। पीरियोडिकल रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को सबमिट करनी पड़ती है। तो पीरियोडिकल रिपोर्ट, ये जो वाइंडिंग अप की प्रोग्रेस है ना, कि वाइंडिंग अप की प्रोग्रेस आपको ट्रिब्यूनल को बताना पड़ता है क्वार्टरली। फिर फेमा में इंडियन करेंसी नोट्स में, नोट्स की बात करो, इंडियन करेंसी नोट्स आप जो है 25,000 तक ला सकते हो। इंडिया को रिटर्न कर रहे हो तो इंडियन करेंसी नोट्स 25,000 तक ला सकते हो। फिर IBC में इन केस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिनेंशियल एसेट, किसी फिनेंशियल एसेट को फाइनेंस करना है, तो सिक्योर क्रेडिटर जो है बाय वन और मोर सिक्योर क्रेडिटर, तो वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनके कुछ राइट्स होंगे, वो राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर 60% ऑफ वैल्यू से एग्रीड हो गए तो क्या बोला है, इन केस फाइनेंसिंग ऑफ फिनेंशियल एसेट बाय मोर देन वन सिक्योर क्रेडिटर, द सिक्योर क्रेडिटर शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द राइट्स। अगर सिक्योर क्रेडिटर एग्रीड अपॉन हो गए, और एग्री कितने हुए, 60% इन वैल्यू अगर एग्रीड हो गए, तो 60%, तो रिकॉर्ड डेट भी देखो वैल्यू कितनी है उस वैल्यू की, मतलब कि 60% लोगों ने बोला। इफ़ इट इज़ एग्रीड बाय 60% ऑफ जॉइंट क्रेडिटर्स, देन वो सब पे बाइंड अप हो जाएगा। कायदे से ये सब चीज़ें हमको जो है जॉइंट फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में लिख देनी चाहिए, ये पर्टिकुलर जॉइंट फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले पॉइंट में। अब आता है वाइंडिंग अप पिटीशन। मेरे को वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल करना है। वो पिटीशन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, उस डेट पर आप एटलीस्ट 6 मंथ और मोर होल्ड कर रहे हो शेयर। मतलब जब आप पिटीशन फाइल करो, एटलीस्ट आपके पास होल्डिंग जो है एटलीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए, या 6 महीने उससे ज़्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए, तब जाके आप पिटीशन कर सकते हो। चलो ये पॉइंट होने के बाद अब सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। एक कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या बोल रहे हैं, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उधर मेंबर्स है जो हु इज़ और हैज़ बीन मेंबर, उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। मतलब वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है कि जो आपका अमाउंट अनपेड है ना उतना आप पे कर दो, बस जो आपका अनपेड अमाउंट है उतना पे करो, उससे ज़्यादा नहीं। तो कौन कौन से पर्सन से, पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ मेंबर। अब अ पर्सन हु हैज़ बीन अ मेंबर मतलब हु इज़ और हैज़ बीन अ मेंबर, उन्हें जो है कंट्रीब्यूशन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। वो लिमिट क्या है, अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। तो ठीक है, आपकी जो वैल्यू बनती है आप उतना अनपेड वैल्यू पे करो, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, अ पर्सन हु हैज़ बीन अ मेंबर, पर्सन हु हैज़ बीन अ मेंबर, राइट, वो मेंबर था, अब वो सीज हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आफ्टर ही सीज टू बी मेंबर, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है, राइट। तो एक तो वो अनपेड के लिए लायबल है, और अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करे है तो भी जो है वो अनपेड अमाउंट के लिए लायबल है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ही सीज टू बी मेंबर तब करे हो, तब वो लायबल नहीं है। कुछ इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज और चार्ज जो है पर्टिकुलर 5% पर एनम है। ऐसा है कि जब कंपनी वाउंड अप होती है तो फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है, और 12 मंथ के अंदर, मतलब कि वाइंडिंग अप के 12 मंथ के अंदर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है, राइट। फ्लोटिंग चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज किस पे, अंडरटेकिंग और एसेट पे है। वन सेकेंड, अ कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, कंपनी वाउंड अप हो गई, फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी क्रिएटेड विद इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट, मतलब कि 12 महीने पहले, राइट, मतलब 12 महीने के अंदर कोई भी चार्ज क्रिएट किया हो फ्लोटिंग, वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब 12 महीने पहले के जो भी फ्लोटिंग चार्ज है वो इनवैलिड हो जाएंगे, पर हाँ वैलिड रहेंगे कुछ सिचुएशन में, अनलेस
अगर मतलब कि वो प्रूव हो जाएंगे, मतलब ये चार्ज वैलिड रहेगा जब अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि जब मैंने चार्ज क्रिएट करा था ना, ये 12 महीने विदिन 12 मंथ जो भी मैंने चार्ज क्रिएट करा, उसके बाद मैं सॉल्वेंट था। मतलब कि मैं सॉल्वेंट था, मतलब कि जब मैंने चार्ज क्रिएट किया तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं इंसॉल्वेंट हुआ हूँगा बाद में। पर अगर सॉल्वेंसी मतलब कि चार्ज क्रिएशन के टाइम अगर सॉल्वेंसी प्रूव कर दिए तो फिर ठीक है, तो फिर इनवैलिड नहीं होगा। अदरवाइज़ 12 महीने पुराने चार्ज इनवैलिड, राइट। फिर 420 ट्रिब्यूनल ठीक है अमेंड रेक्टिफाई कर सकता है 2 साल के अंदर, ये तो सबको पता है डेट ऑफ ऑर्डर के। फिर आता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। देखो जहाँ पे नोट्स देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे हम नोट्स नहीं देखेंगे। उसमें क्या है, जो नोटिस जहाँ क्रेडिटर को नोटिस दे रहे हो ना, क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, राइट, इनको आप नोटिस देते हो तो उसमें आप ऑप्शन देते हो, राइट। तो नोटिस जो आपने दिया उसमें आप उनको बोल सकते हो कि वो वोट कर सकते हैं खुद से और प्रॉक्सी से या पोस्टल बैलेट से, और वो भी रिसिप्ट के 1 महीने के अंदर। आप खुद से, प्रॉक्सी से और पोस्टल बैलेट से विदिन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि कभी कुछ ऑब्जेक्शन हो तो पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, तो एटलीस्ट 10%, और डिबेंचर होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो भी है, तो वो एप्लीकेशन दे के कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन 10% मेंबर से या 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट। ये आउटस्टैंडिंग डेब्ट कब का देखा जाएगा, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेमा में इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऐसा बोला जाता है कि ऑर्डर इन्फोर्समेंट में ऐसा है कि टाइम लिमिट है, जहाँ पे वो पर्सन एग्रीड पर्सन पे पेनल्टी पे कर दे। मतलब क्या, एज्यूमिंग कि तू 90 दिन में अपील नहीं कर रहा है, एज्यूमिंग तू अपील ही नहीं कर रहा है, तू एग्रीड है, तो तू 90 दिन के अंदर पेमेंट कर। फिर आती बात निधि कंपनी में, मतलब फेमा में आप 90 डेज़ के अंदर पे कर दो। निधि कंपनी क्या बोलता है कि रेंटल इनकम मैक्सिमम 20% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये अपन इधर पढ़ा है कि रेंटल इनकम 20% तक हो सकता है, 20% से ज़्यादा किसी भी टाइम पे नहीं होना चाहिए। और डिविडेंड का भी ऐसा है कि डिविडेंड में 25% है कि डिविडेंड 25% तक बांट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और वो ये ना कि अनाउंसमेंट आपको एक IBC में ये था कि जब पब्लिक अनाउंसमेंट है तो वही अनाउंसमेंट इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वो ये तो पता ही है, तो ईजी है। अब मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड यू जनरली स्टार्टअप वाली कंपनी के लिए तो 3 साल है। किसी को क्लेम अल्टर करना हो सबमिशन के बाद कि क्लेम सबमिट कर दिया, मेरे को अल्टर करना है, तो 14 दिन का टाइम दे के रखा है। ये IBC में अपन ने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर लिखा है विड्रॉ क्लेम, वेरी करना है, विड्रॉ करना है क्लेम, तो 14 डेज़ में कर सकते हो। और जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ना, वो ऑडिट कमेटी है तो वो अपॉइंट करेगी, नहीं तो बोर्ड अपॉइंट करेगी। फिर पमला में ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किया हो, ऑनलाइन पेमेंट से किया हो, वो भी इधर ही आता है। और IBC में विड्रॉल है अगर 90% ऑफ की अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ वोटिंग शेयर बाय COC, अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ POP, राइट। फिर देखो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट और रेगुलेशन 24 में मटेरियल सब्सिडियरी जो है वो अलग है, राइट। और इधर मटेरियल सब्सिडियरी और इधर रेगुलेशन 27 में दूसरी बात है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ती है लिस्टेड एंटिटी को, और सबमिट किसको करना है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को करना है। क्वार्टर एंड होने के 15 दिन के अंदर, एक क्वार्टर ख़त्म हुआ 15 दिन के अंदर लिस्टेड एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस की देनी पड़ती है। फिर एक ऐसा है कि लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज नहीं करे मटेरियल सब्सिडियरी में शेयर्स, तो उसके जो शेयर्स है मटेरियल सब्सिडियरी में उसको डिस्पोज नहीं करना। मतलब कि मटेरियल सब्सिडियरी में जो शेयर्स है उसको डिस्पोज नहीं करना, मटेरियल सब्सिडियरी में जो शेयर है उसको डिस्पोज नहीं करना। ऐसा डिस्पोज नहीं करना किससे तेरा रिडक्शन ही हो जाए लेस देन या इक्वल टू 50%, क्योंकि सब्सिडियरी 50% पे नहीं बनता है, 50% से ज़्यादा पे बनता है। तो ऐसा डिस्पोज मत करो कि 50% तक आ जाए। और वही अगर ये सब चीज़ें करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया फिर तुमको जो करना है करो। और पर हाँ चलो ठीक है, तुमको डिस्पोज करना शेयर मटेरियल सब्सिडियरी में करो, पर अगर 50% या उससे कम हो रहा है तो आपको एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लो। पर वो भी कराने की ज़रूरत नहीं है अगर डिस्पोजल एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत हो रहा है। तो देखो अगर डाइवेस्टमेंट हो रहा है उससे आपकी शेयर होल्डिंग 50% से भी कम हो रही है, 50% और लेस, तो देखो अगर डाइवेस्टमेंट जो है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है ना, ये खुद से नहीं बनी है, ट्रिब्यूनल से अप्रूव्ड है। दूसरा राइट, दूसरा है रिजोल्यूशन प्लान। तो रिजोल्यूशन प्लान है या स्कीम है, तो रिजोल्यूशन प्लान के तहत या स्कीम के तहत जो अप्रूव्ड करके रखी है ट्रिब्यूनल ने, राइट,
और ये आप डिस्पोज कर दो और आपका अगर लेस देन 50% हो रहा है तो ऐसे केस में आपको RSC को बताना पड़ेगा एक दिन के अंदर। एक तो तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, अगर नहीं करा तो इस कारण से आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर सिचुएशन हुई तो नहीं करना, पर वो तो स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हुई, पर आपको इधर बताना तो पड़ेगा, एक दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा। पर एक मिनट, इधर बोल रहे हैं कि डिस्क्लोज टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, रिजोल्यूशन प्लान में अगर ऐसी स्कीम आई है और इस स्कीम के तहत आपका डिस्पोजल लेस देन या इक्वल टू 50% हो जाएगा, मतलब कि रिजोल्यूशन प्लान में स्कीम है, उसकी स्कीम के तहत डिस्पोजल है लेस देन और इक्वल टू 50% हो जाएगा, तो ऐसे केस में ऐसा रिजोल्यूशन प्लान पास होने के, ऐसा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के, ऐसा नहीं कि डिस्पोज करा उसके बाद से, मुझे यही लग रहा था कि डिस्पोज करा उसके बाद से, ऐसा नहीं, वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के एक दिन के अंदर बताओ। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं अमेलगमेटेड कंपनीज़ के, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के डिस्पोज नहीं करना। बार बार डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, रिपीटेड डिफ़ॉल्ट, चलो यार ये तो अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं कि कंपनी, ऑफिसर ऑफ अ कंपनी या अदर पर्सन हैविंग ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू पेनल्टी, तीनों में से कोई भी इनको पेनल्टी लग चुकी है, राइट, क्योंकि उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा है तो उनको पेनल्टी लग चुकी है, और वो वापस से लग जाए और अगेन कमिट करा इन्होंने डिफ़ॉल्ट, और अभी नहीं एकदम 3 साल के अंदर उन्होंने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, राइट, तो ऐसे केस में देन ही शेल बी लायबल फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अब सेकेंड और सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट के लिए लायबल है, वो पेनल्टी का ट्वाइस, फिर वो ट्वाइस लग जाएगा, तो जो भी पेनल्टी है अंडर रेलेवेंट प्रोविजन उसका ट्वाइस लग जाएगा। सी, हमने ECB के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा, समझो, अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से आपने बोरोइंग ली है और किसी भी कारण से लिए हो 5 साल, देखो तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉरेन इक्विटी होल्डर से 5 साल, अब वो 3 पर्पज़ याद रख लो, वर्किंग कैपिटल, कॉरपोरेट पर्पज़ और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। आप पैसे ले रहे हो वर्किंग कैपिटल के लिए, कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, या रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। अब इसमें भी ए में वर्किंग कैपिटल, बी में रीपेमेंट ऑफ बी में कॉर्पोरेट पर्पज़, सी में रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। अगर आपने जो है वर्किंग कैपिटल कॉर्पोरेट पर्पज़ नॉर्मल है तो 10 साल का दिया है, पर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन है और ये कैपेक्स लोन है, तो ऐसे केस में 7 साल। समझो, इधर भी बोला है वर्किंग कैपिटल कॉर्पोरेट पर्पज़ 10 साल, ये पढ़ के रखा हमने। यू बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल। तो अपन कंपनी लॉ की ओर देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन, इसमें क्या देकर रखा है, FCR है, अच्छा इसमें 90 डेज आ गया है, ओके, रिन्यूअल सर्टिफिकेट आप कर सकते हो। आर्बिट्रेशन, अच्छा 12 महीने में अगर फेल हो गया तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग, तो 33% की वोटिंग राइट, मतलब 33% कोरम, तो मीटिंग शैल कोरेट, जो बट द मीटिंग है वो शैल कोरेट, मीटिंग कोरेट हो जाएगी इफ़ मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट वर प्रेजेंट इटसेल्फ, या कैसे भी, राइट, ओके। अब सी, एप्लीकेशन ऑफ सी, ओके, अपन ने ये नहीं देखा ना FCRA का, ओके, पर्टिकुलर सेक्शन उन्होंने पूरा का पूरा छाप दिया, राइट, वो रूल 24 रिमूव हो गया, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन 20% है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर रूल 16 आ गया जिसमें 48 आवर्स का, ठीक है, ओके, ये तो आपको पता है। IBC की एप्लीकेबिलिटी NBFC पे भी लगती है क्या? हाँ लगती है ना, अगर असेट साइड 500 करोड़ और मोर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI से कंसल्ट किया होगा, फिर कंसल्ट करने के बाद नोटिफाई करा, ऐसा नहीं कि एकदम से नोटिफाई करा कि इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन इन पे भी लगता है, और इसमें इंक्लूड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और देखो अपन ने लिखा था कि एप्लीकेबल होता है NBFC हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट को भी, पर वो डिपॉजिट जो है मतलब वही असेट साइड 500 करोड़ और मोर, और NBFC फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में नहीं आती। फिर क्या बोल रहे लिक्विडेटर का, वो बोल रहे हैं कि जो ये लिक्विडेटर है ना, ये कंपनी का हो या प्रोविजनल हो, वाइंडिंग अप की डेट के 3 हफ्ते के अंदर, राइट, वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर रहा है तो कर सकता है वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई, क्या कमेटी बना लो। तो लिक्विडेटर वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट के 3 हफ्ते के अंदर बोल सकता है ट्रिब्यूनल को कि आप कमेटी बना लो, मतलब कि वो अप्लाई कर रहा है ट्रिब्यूनल को कि बनानी है कमेटी, ऐसा। तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप के 3 हफ्ते के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा है कि आपने प्लान करा है कि वो USA विजिट कर रहा है, उसने कैरी करा करेंसी इन कैश फॉर ट्रैवल अब्रॉड, तो 3000 पर विजिट कैन बी कैरीड इन कैश, तो 3000 पर विजिट, वो $3000 पर विजिट वो ले जा सकता है। तुमको USA जाना है, फॉरेन करेंसी अपने साथ कैश में रखनी है, तो भैया वो नोट रखो, सिक्के रखो, 3000 तक ले जा सकते हो। फिर एक और था कि सेक्शन 247
कि रजिस्टर वैल्यूअर वो वैल्यूएशन नहीं करेगा उस एसेट का जहाँ पे उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है प्रीसीडिंग 3 ईयर या हो सकता है आने वाले 3 ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के 3 साल पहले और वैल्यूएशन के 3 साल बाद तक उसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस एसेट में। और ठीक है यार, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए 100 मेंबर 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, कंपनी भी डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार को। तो ठीक है, कंपनी अप्लाई कर रही है रजिस्ट्रार को, ठीक है। रजिस्ट्रार सुओ मोटो भी कर सकता है, पर कंपनी तब कर रही है जब वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड हो जो भी है, पर वो इनएक्टिव है, एज इनएक्टिव कंपनी हो गई। इनएक्टिव कंपनी मतलब कि वो बिजनेस नहीं कर रही, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर नहीं हो रहे, या प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे। देखो, बिजनेस करती है, ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ना तो बिजनेस, ना तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, जबकि ये और है, एंड लिखना था, एंड लिख दिया जबकि और है। फिर आता है 209 सर्च एंड सीजर। तो 209 में सर्च एंड सीजर जो है रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर कर सकता है। जब रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, रीज़न टू बिलीव है डेट बुक्स अकाउंट्स पेपर जो भी है सैड एफएम हो जाएंगे, तो BNP रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को रीज़न टू बिलीव है कि बुक्स एंड पेपर सैड एफएम हो जाएंगे, तो रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर, राइट। दूसरा रीज़न टू बिलीव है, राइट, जो बुक्स एंड पेपर है वो सैड एफएम हो जाएंगे, तो वो ESS कर सकता है, इंटर सर्च एंड सीज कर सकता है। और सीज़ के पहले उसको स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, 180 डेज तक सीज़ कर सकता है। फॉरेन ट्रिप से आ रहे हो, राइट, तो आपको जो है जो एक घूमने जा रहा पर्सन है वो आ रहा है, राइट, तो अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज की जो भी डॉलर जो तुमने खर्चा ही नहीं किया, अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज, और वो नोट के फॉर्म में हो विदिन 90 डेज़ और चेक के फॉर्म में हो तो 180 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ता है, पर आप $2000 तक रख सकते हो। तो घूम के आ रहे हो तो $2000 तक आप रख सकते हो, राइट। कॉइन्स तो आप कितने भी रख सकते हो, पर बाकी अदरवाइज़ आपको 90 और 180 डेज़ के अंदर रिटर्न करना पड़ता है, AD को देना पड़ता है। बाकी एक सेक्शन 73 दे के रखा है कि 35% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का 35% वो ले सकता है डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल के अंदर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक तो 3 साल और एक 35% तक का डिपॉजिट पेड अप कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व का ले सकते हो। अगर आप मेंटेन करो रजिस्टर आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर बाहर का है, तो जैसे ही आपने इधर से उधर ओपन किया उसके 30 दिन के अंदर आपको MGT3 भरना पड़ेगा। तो रजिस्टर बाहर है और जैसे आपने उसको ओपन किया, इन द सेंस डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ रजिस्टर जो भी है उसके 30 दिन के अंदर MGT3। बाकी फिर कुछ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का ट्रांजैक्शन है, देखते इसको भी कि ट्रांजैक्शन एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, तो ट्रांजैक्शन को फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और अगर उस ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, वो ट्रांजैक्शन 6 महीने के अंदर हुआ है फ्रॉम द विदिन 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप के 6 महीने पहले तक कोई सा भी ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, मतलब ठीक है ना, वाइंडिंग अप हो रहा है, ख़त्म हो रहे हो, पर आपने 6 महीने के अंदर अंदर उसके ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो गए। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल जो है ऐसे ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, आपने तो ट्रांसफ़र करा, तो ट्रिब्यूनल आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रिब्यूनल चाहे तो वो इनवैलिड कर देगा, बोलेगा कि भैया कोई ट्रांसफ़र नहीं, रिस्टोरेशन करो। अब आपने बेचा तो पैसे आए, राइट, तो ऐसे केस में फिर रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन है, राइट। और फिर जो लिक्विडेटर है, इधर ऐसा लिखा हुआ है कि वो सेल ऑफ एसेट्स को वही रिकवर करता है लिक्विडेटर। अब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें अपन ने ये पॉइंट पढ़ाया था कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट, और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, एज ए जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडियरी, तो करो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं होना, ट्रेडिंग इन TDR में नहीं होना, पर वही टाउनशिप वाउनशिप डेवलपमेंट हो सकता है। तो देखो रियल इस्टेट सेक्टर और बैंकिंग में नहीं हो सकते, राइट। और रियल इस्टेट मतलब क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग रियल इस्टेट और ट्रांसफ़र इन TDR, पर इसमें वही है ना कि डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कमर्शियल प्रीमाइस, रेजिडेंशियल प्रीमाइस, रोड बिल्डिंग, ये सब नहीं आता। मतलब आप इधर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर हाँ प्रायर अप्रूवल लगेगी। फिर उसके बाद सारी की सारी पेनल्टीज़ आ गई, सारी की सारी पेनल्टीज़ आ गई, और पेनल्टीज़ अपन पढ़ चुके बहुत बार। फिर लिखा हुआ है कि अवार्ड रेंडर करा 1 जनवरी को,
तो 3 महीने के अंदर चैलेंज करो। फिर एक ऐसा है कि मीडिएशन कंसिलेशन पैनल के पास अगर आता है कोई केस तो 3 महीने के अंदर उसको सेटल करना पड़ता है। 3 महीने के अंदर केस को रफा दफा करो। और बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का। देखो अभी कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। वो बोल रहे हैं कि देखो यार एटलीस्ट 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और यही लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, और एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। और उसमें भी ये है कि अगर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी है ना तो 19 से एक इंडिपेंडेंट, और टॉप 1000 है तो 20 से तो और ज़्यादा पे एप्लीकेबल हो गया कि टॉप 1000 है तो 20 से जो है एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो 50% तो चलो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए टॉप 1000 में 1 अप्रैल 20 से, और वो भी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। देखो एक वुमेन डायरेक्टर तो यूँ भी होना चाहिए, पर अब टॉप 1000 निकलता है ना तो वुमेन डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर PIRP और CIRP का डिफरेंस है, वो तो हम देख ही चुके हैं PIRP CIRP वाले पॉइंट्स में, राइट। कि वो जो PIRP MSME के लिए है उसमें सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर खुद ही एप्लीकेशन दे सकता है, राइट। 90 डेज़ प्लस 30 डेज़ में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और बहुत सारे परसेंटेज है, इधर हर जगह 66% ही है। इधर बकायदा एक बेस रिजोल्यूशन प्लान बनता है, इसको ही फाइनल कर सकते हैं या इसमें को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और जहाँ पे वो 18:1:1 ऑपरेशनल क्रिएटर का होता है, इधर 10:1:1 है। जैसे कि इधर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है, इधर कॉर्पोरेट डेटा बना के रखता है, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, मैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, राइट, उसको फाइनलाइज करता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को। तो कॉर्पोरेट डेटर बनाता है, इधर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाता है, इधर कॉर्पोरेट डेटर ही बना लेता है, बस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको फाइनलाइज करता है, और उसको फाइनलाइज करा और COC के सामने प्रेजेंट किया कि कॉर्पोरेट डेटर बोला देखो मैं बना के लाया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने देखा, ओके, COC को भेज दिया। बाकी उधर तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाता है, और इस तरीके से अपन ने सारे पॉइंट्स देखे। अब पेनल्टी के पॉइंट्स अपन देखने से रहे, पेनल्टी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पेनल्टी अलग से आप देख लेना। बाकी जो है मैं क्रक्स में बता दूं कि रियल इस्टेट में प्रोहिबिशन है 6 मंथ तक वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वाला, ट्रिब्यूनल इनवैलिड घोषित कर सकता है उसको। बाकी नोटिस ऑफ मीटिंग और स्पेशल 115 ये सब नहीं है। रजिस्टर जो है वो 30 दिन के अंदर MJT3 ट्रेडमार्क के लिए 3 साल के लिए अप्लाई, 35% तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2000 तक का जो है आप डॉलर्स ला सकते हो, नोट्स ला सकते हो। बाकी अनस्पेंड फॉरेन करेंसी 90 दिन के अंदर, ट्रैवलर्स चेक 180 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, सबमिट किया। सर्च एंड सीजर 180 दिन के लिए 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे तो 455 डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी वो हो जाती है, राइट। डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट के 3 साल पहले 3 साल बाद उस एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। 3000 पर विजिट आप कैश और कॉइन ले जा सकते हो, ट्रैवल करते समय तो आप पर विजिट ले जा सकते हो। वाइंडिंग अप के 3 महीने के अंदर कमेटी बनाने का आप ट्रिब्यूनल को बोल दो, अप्लाई कर दो ट्रिब्यूनल को, तो 3 महीने के अंदर आप 3 हफ्ते के अंदर आप ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर वाइंडिंग अप कमेटी। NBFC पे भी IBC लगता है, असेट साइज 500 करोड़ और मोर, इधर 48 आवर्स है, राइट। फिर इधर 20% है FCRA में, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब हमने देखा था। कोरम 33% ऑफ वोटिंग पावर, मेंबर होल्डिंग 33% ऑफ वोटिंग पावर, वो 12 महीने के अंदर अगर अवार्ड पास नहीं करा तो वो एंड हो जाएगा। ECB गाइडलाइन 10 साल वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टार्टअप वाली कंपनी के लिए 3 साल। रिपीटेड डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो ट्वाइस पेनल्टी लग जाएगी, और 3 साल के अंदर का भी रिपीटेड डिफ़ॉल्ट करा तो अमेलगमेंटेड वाली कंपनी के बुक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप डिस्पोज नहीं कर सकते। फिर मटेरियल सब्सिडियरी की अगर आप शेयर डिस्पोज कर रहे हो और 50% से कम कंट्रोल हो रहा है तो आप नहीं कर सकते, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने स्कीम फाइनल करी हो, वो अरेंजमेंट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत अगर कभी हो रहा है और ट्रिब्यूनल ने उसके लिए स्कीम अप्रूव करी है, या तो रिजोल्यूशन प्लान के तहत। और ऐसा कभी रिजोल्यूशन प्लान बनता है तो 1 दिन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आप 15 दिन के अंदर सबमिट कर दो। 90% का वोटिंग पावर लगता है एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए। देखो ऑब्जेक्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं है, ये एप्लीकेशन है COC को जो आपने एप्लीकेशन दी उसको विड्रॉ करने के लिए मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ वोटिंग पावर। वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। क्लेम का अल्ट्रेशन 14 दिन के अंदर कर सकते हैं। 3 साल का स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली नॉट लेटर देन 3 डेज। डेंटल जो है रिसिप्ट 20% ऑफ ग्रॉस रिवेन्यू उतना ही एट मैक्स कर सकते हो। 90 डेज़ के अंदर उम्मीद की जाती है कि आप फेमा के अंदर पेनल्टी पे कर दो।
फिर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में ऑब्जेक्शन करना है तो एटलीस्ट 10% ऑफ मेंबर होल्डिंग 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और डिपॉजिट होल्डर एटलीस्ट होल्डिंग 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट, सॉरी डिपॉजिट होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकती है। वो इधर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में हम जब नोटिस देते हैं तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप खुद से आ सकते हो, प्रॉक्सी से आ सकते हो, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी आप दे सकते हो। विद इन 1 मंथ के अंदर आप वो जो है वो कर सकते हो, आप वोट कर सकते हो। फिर ये कुछ अपने इधर की पॉइंट्स पढ़े थे। फिर एक फ्लोटिंग चार्ज देखा था कि पर्टिकुलर 5% का फ्लोटिंग चार्ज, वो जो चार्ज है बाइंडिंग अप के 12 महीने के अंदर जो भी चार्ज क्रिएट हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा, पर हाँ वो वैलिड रहेगा अगर आपने बोला कि जब मैंने चार्ज क्रिएट करा था तब वो सॉल्वेंट थी कंपनी। कॉन्ट्रीब्यूटरीज से सिर्फ आप यही उम्मीद की जाती है कि आप अनपेड शेयर पे कर लो, जो भी अनपेड है ना पोर्शन वो आप उतना पे करो, उससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी ये जो मेंबर है जब वो सीज हुए उसके बाद कोई से कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो जो है वो लायबल नहीं है। तो कोई से कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सीज टू बी मेंबर उसके बाद कुछ भी कराओ हम लायबल नहीं है। वाइंडिंग अप की पिटीशन जो है पर एटलीस्ट 6 महीने की होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए। और जॉइंट फिनेंशियल क्रेडिटर्स है तो ऐसे केस में अगर कोई से राइट एक्सरसाइज करने हो तो अगर 60% ने अगर कोई से राइट एक्सरसाइज करने हो दैट इट कैन बी एक्सरसाइज बाय ऑल, मतलब कि एग्रीड ऑन ऑल, या अपन बोल सकते हैं बाइंडिंग ऑन ऑल इफ़ डिसीजन मेकिंग बाय एटलीस्ट 60% ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर, या अपन बोले कि क्रेडिटर होल्डिंग एटलीस्ट 60% इन वैल्यू। तो क्या बोला है कि किसी फिनेंशियल एसेट को जॉइंट फाइनेंसिंग की गई है तो कोई से राइट एक्सरसाइज करने हैं देन क्रेडिटर एटलीस्ट 60% ऑफ सिक्योर क्रेडिटर एग्रीड देन इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल। मतलब कोई सा काम करना है तो एटलीस्ट 60% इन वैल्यू एग्रीड होना चाहिए तो वो सब पे बाइंडिंग होगा। फिर क्वार्टरली रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है बाइंडिंग अप की प्रोसेस की। रिजोल्यूशन प्लान कॉन्ट्रावेंशन करा है तो भी जो है आप सरेंडर तो भी लिक्विडेशन ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपने रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के बाद में कॉन्ट्रावेंशन किया कॉर्पोरेट डेटर ने तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर को प्रोसीड कर सकता है। पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस में अपन ने देखा कि टर्नओवर रियल एस्टेट एजेंट का 20 लाख या उससे ज़्यादा है। और डीलर जो प्रीशियस मेटल में डीलर है अगर उसने कैश ट्रांजैक्शन करा है किसी कस्टमर के साथ 10 लाख या उससे ज़्यादा का सिंगल ट्रांजैक्शन में या मल्टीपल ट्रांजैक्शन पर इधर इनर लिंक्ड, तो सिंगल ऑपरेशन में या सेवरल ऑपरेशन में पर वो लिंक्ड है। फिर ठीक है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का अपन ने पर्टिकुलर पॉइंट देखा। SFIO प्रोसीड करेगा तो हर जगह अपडेट हो जाएगा। फिर वही है कि 1 लाख रुपये और 500 पर डे पेनल्टी लगेगी। और हाँ 30 दिन के अंदर आप जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हो ट्रिब्यूनल को। और इस तरीके से हमने की पॉइंट्स MCQs के देखे, बचे हुए पेनल्टीज थे, एंड में PIRP और CIRP के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ऑडिट के MCQ फाइल का रिवीजन करेंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय।